जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन या फिर एएलपी का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जो कि चैप्टर वाइज है आपका। जैसे कि हमने पिछला क्लास में पिछला दो वीडियो दे चुका है जिसमें कि अलग अलग चैप्टर वाइज हमने किया। आज जो आके आधा ग्राइंडिंग का चैप्टर हो चुका है, आधा फिर और भी जो बचा हुआ है उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो कि टोटल प्रीवियस 10 साल का जो है कि इसमें क्वेश्चन को ऐड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग यही क्लास चल रहा है। हमने पिछला जो है कि 1 से लेकर 65 नंबर तक क्वेश्चन का क्लास हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में बना हुआ, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम देखते हैं 66 नंबर से, जो कि आज का सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि व्हील के एब्रेसिव कणों का बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं हम। तो एब्रेसिव कणों की अपेक्षा जो कि बॉन्ड हमारा जल्दी घिसता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग एंड माउंटिंग। तो इसका जो है कि जान लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो है कि इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा देता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या होता है, तो जब भी हमारा जो कि व्हील एब्रेसिव बॉन्ड जो होता है हमारा वो झड़ जाता है। ये बॉन्ड हम लोग किसको कहते हैं, हमारा जो व्हील होता है, व्हील के अंदर जो छोटे छोटे जो असंख्य कणों हम लोग जिसको बोलते हैं कि असंख्य कणों के समूह को व्हील कहते हैं, जो कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील बनता है। तो उसे ही हम लोग जो कि बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड सब मिला के जो बनता है वो होता है इसका एब्रेसिव कण जो झड़ता है, तो ये झड़ने को क्रिया को कहते हैं हम लोग ग्लेजिंग। इसमें जो है कि ग्राइंडिंग व्हील में दो प्रकार का ही दोष होता है, एक ग्लेजिंग ऑफ व्हील, दूसरा होता है लोडिंग ऑफ व्हील। तो लोडिंग ग्लेजिंग ऑफ व्हील तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो जल्दी घिसने के को क्या कहते हैं, तो हमारा ग्लेजिंग होता है। वही हमारी बात है कि लोडिंग ऑफ व्हील। तो लोडिंग ऑफ व्हील की क्या होता है, जब हम कोई भी धातु का वर्कपीस को हम लोग जब ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें से जो हमारा धातु मटेरियल जो होता है वर्कपीस से जो हमारा चिप्स निकलता है, और वो जाके जो व्हील पे सट जाता है, चिपक जाता है, तो वो हमारा जो कि लोडिंग ऑफ व्हील आता है हो जाता है हम। और उस दोनों प्रोसेस को हम लोग जो कि क्लीन करने का काम किसके करते हैं, ड्रेसिंग से। हमारा देखिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, हमारा जो व्हील में जो पहला दोष होता है वो हमारा आता है लोडिंग ऑफ व्हील। कंटिन्यू हमारा लोडिंग ऑफ व्हील होता है, तो उसको हम लोग जो कि साफ करते हैं ड्रेसिंग से, ड्रेसिंग करते हैं। तो ड्रेसिंग में हम लोग जो कि डायमंड ड्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जब कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है, ये हमारा व्हील जो कि लोडिंग हो या फिर हमने ड्रेसिंग किया, ऐसे करते करते जो एक समय ऐसा होता है कि हमारा जो कि व्हील का जो सभी कण है जो कि झड़ जाते हैं। झड़ने में जो हमारा दोष आता है वो होता है हमारा ग्लेजिंग, यानी कि ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद अगर ग्लेजिंग ऑफ व्हील हो गया तो हमारा कुल मिला के कहा जाए कि हमारा व्हील जो है कि अब कोई यूज़ कर नहीं रहा, उसको जो कि हमें अब जो है कि व्हील को हटा देना चाहिए और नए व्हील लगा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हील में ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे पर जाने पर उसमें किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है। हमारा क्या बोला है कि हमारा ये व्हील है, उसमें जो है कि कहीं गड्ढा पड़ गया है, कहीं टूट गया है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कॉर्नर टूट गया है या कुछ गड्ढा जैसा पड़ गया जो कि हमारा एक इक्वल राउंड सर्कल में वो नहीं है, कुछ कहीं हल्का सा टेपर वगैरह है। तो उस स्थिति में उसको जो कि उसको ठीक करने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्या ड्रेसिंग टूल लगाएंगे, कटिंग टूल लगाएंगे, हैंड टूल लगाएंगे, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है कि हम लोग ड्रेसिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायमंड ड्रेसर का हमारा बना होता है। ज़्यादातर टूल हमारा डायमंड ड्रेसर का ही बना होता है, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करके उसको जो कि एक इक्वल करते हैं। होता क्या है कि ड्रेसिंग आखिर का जल्दी जल्दी टूटता है कैसे, या फिर जो मैं यह दिया है कि गड्ढे पड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है, कई बार होता है कि काफ़ी हार्ड मटेरियल को हम लोग को जो कि वहाँ पे आपको जो कि ग्राइंड करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि डिस्क कटर, जो कि डिस्क कटर काफ़ी ज़्यादा जो कि हार्ड होता है, उसको भी यहाँ पे जो कि ये ड्रेस करके सॉरी ग्राइंड करके जो है कि उसका धार को तेज किया जाता है। तो वहाँ पे जो है कि वो कई जगह होता है कि वो गड्ढे पड़ जाते हैं, कई जगह की छोटी से कॉर्नर में टूट जाती है। तो वैसी स्थिति को उसको ठीक करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, लोडिंग शब्द डैश के साथ संबंधित है। देखिए लोडिंग शब्द किसके साथ संबंधित है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, जो कि आपका डीआरडीओ में पूछा गया है और गोरखपुर एएलपी में भी आपको पूछा गया था 2002 में। ठीक है, कहाँ पूछा कभी, तो 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं क्या ड्रिल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रिल बीट, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील या फिर ब्रोच। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, लोडिंग शब्द किससे संबंधित है। हमने ऊपर भी बताया कि लोडिंग का क्या मीनिंग है, ग्लेजिंग का क्या है, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि लोडिंग लोडिंग शब्द किससे संबंधित है। तो लोडिंग शब्द हमारा ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हील की लोडिंग एवं ग्लेजिंग होने पर क्या करना चाहिए। जब व्हील हमारा लोडिंग और ग्लेजिंग हो जाए तो उसकी स्थिति में क्या करना। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग या माउंटिंग।
ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ही थोड़ा डिफिकल्ट है। ये कहाँ पूछा गया, तो सेल बोकारो में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। हमारा किसी भी व्हील में दो ही प्रकार का दोष हो सकता है, एक या तो ग्लेजिंग ऑफ व्हील हो सकता है, दूसरा या लोडिंग ऑफ। पहले हमारा लोडिंग होगा, उसके बाद जो है कि ग्लेजिंग आएगा। पहले हमारा लोडिंग हो जाएगा तब फिर ग्लेजिंग आएगा, ठीक है। लोडिंग व्हील को जब ट्रेस करते जाएंगे तो वहाँ पे ग्लेजिंग आएगा। तो उसकी स्थिति में जो ग्लेजिंग होने पर उसको क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे हम लोग ग्लेजिंग शब्द को हटा दे तो हमारे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्लेजिंग शब्द को हटा दे तो पहला हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, लोडिंग। और लोडिंग को जब ठीक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन करेंगे, क्या ग्लेजिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे या फिर माउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग करेंगे। तो वही चीज़ होता है कि हमारा जब भी अगर लोडिंग और व्हील की अगर बात किया तो वहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग करें। यहाँ पे बोल रहा है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या होता है हमारा, जब भी उसके ऊपर जो कि ये कर रहे हैं व्हील है, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लग के उसको जब झड़ गए, पूरा कंटिन्यू झड़ गए, वहाँ शीशे जैसे चमक आ गई, तो वहाँ पे भी हल अंत जब शीशे जैसे चमक आएगी तो वहाँ पे ड्रेसिंग चलेगा कुछ दूर तक। बट जब फुल्ली फिनिश खत्म हो जाएगा, झड़ जाएगा, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा जो कि कोई काम का व्हील नहीं रहेगा तो उसको हटा ही देंगे, वहाँ पे नया लगा देंगे। हालांकि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि लोडिंग एंड ग्लेजिंग पर क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग करके जो है कि हम लोग उसको रीयूज में ला सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 के बाद 79 में। देखिए 79 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फोर्जिंग चैप्टर से आ गया है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन फोर्जिंग चैप्टर से। और अगर आप लोगों को ये वाला सेट अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे हमारा जो कि व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर में जो कॉन्टैक्ट करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर अगर कॉन्टैक्ट करेंगे 9546274950 पे, अगर आप लोग मैसेज करके आप लोग चाहोगे कि मुझे ये पूरा PDF चाहिए, तो लगभग तो आपको जो है कि ये काफ़ी जो है कि क्वेश्चन मार्क्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉर्जिंग शॉप में निम्नलिखित में से किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहाँ पूछा है, ALP इलाहाबाद 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर्जिंग शॉप में किस प्रकार के मतलब वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग तो इसका आंसर भी लगा चुके हैं, कई लोग नहीं लगे, तो मैं आपको पूरे चारों ऑप्शन को मैं डिटेल्स में बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्जिंग शॉप की बात की है, तो फॉर्जिंग शॉप में हमारा कौन सा वॉइस लगता है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं लेग वॉइस का, ठीक है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी, लेग वॉइस। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारा हैंड वॉइस, बेंच वॉइस, लेग वॉइस एंड पिन वॉइस। इसका राइट आंसर तो हैंड लेग वॉइस हो गया। बट और अगर बात की जाए कि हैंड वॉइस का क्या इस्तेमाल है, तो हैंड वॉइस में हम लोग छोटे छोटे वर्कपीस को पकड़ के उसमें अगर हम लोग फाइलिंग करनी है, हैक्सोइंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, तो वहाँ पे उसमें हम लोग हैंड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। बेंच वॉइस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जब बड़े वर्कपीस को पकड़ना हो और वहाँ पे बड़ा ऑपरेशन करना हो, जैसे मशीनिंग ही करना हो या फिर ड्रिल वगैरह भी करना हो, तो वहाँ पे हम लोग बेंच वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर आपको फीटर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। फिर वहीं अब आगे हमारा पिन वॉइस, फोर्थ ऑप्शन में हमारा पिन वॉइस है। तो पिन वॉइस का क्या इस्तेमाल है, तो पिन वॉइस जो है कि हमारा किसमें प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हमारे घड़ी जो वर्कशॉप होते हैं, घड़ी बनते हैं या फिर घड़ी रिपेयर सेंटर में आप देखो कि जो भी दुकान वगैरह होता है, वहाँ पे आपको जो है कि ये पिन वॉइस मिलेगा, जो कि छोटे छोटे पतले जो रॉड होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए 71 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एनुअल के किस पार्ट को बिक कहते हैं। तो एनुअल का जो हमारा पार्ट होता है, एनुअल में जो इस टाइप से हमारा आगे की ओर एक रड बन लगा होता है, फिर आगे यहाँ पे चपटा होता है, फिर पीछे हल्का सा होता है, यहाँ पे नीचे इसका लेग बना होता है, कुछ इस टाइप से मतलब होता है, मैं आपको फ्रेंड बताया हालांकि। तो एनुअल के किस भाग को बिक कहते हैं, ऑप्शन है स्क्वायर होल को, सेकेंड ऑप्शन है निचले भाग को, यानी कि जो सरफेस में अटैच होता है वो वाला भाग को, थर्ड ऑप्शन है गोल टेपर्ड सिरे को, जो कि आगे की ओर निकला होता है वो वाला सिरा, या फिर फोर्थ है आयताकार ऊपरी सरफेस को, जो ऊपर में हमारा इस टाइप से जो बना होता है। तो कौन सा हमारा एनुअल के पार्ट में जो कि बिक कहाँ पे होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा गोल टेपर्ड सिरा जो होता है वो हमारा बिक होता है। ओके, उसे हम लोग बिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नहीं देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्विच ब्लॉक की धातु होती है। तो स्विच ब्लॉक हमारे किस मेटल की बनी होती है, स्विच ब्लॉक हमारी किस मेटल की बनी होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा माइल्ड स्टील। हालांकि ये जो कि आपका ALP सॉरी सेल रावल किला में भी आपका जो कि अभी पूछा गया था रिसेंटली 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था मर्सेंट का, उसमें जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, स्विच ब्लॉक की धातु होती है, तो स्विच ब्लॉक किस मेटल का बना होता है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, मेलिएबल कास्ट आयरन, थर्ड ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील एंड फोर्थ ऑप्शन है टूल स्टील। तो स्विच ब्लॉक किस धातु की बनी होती है अगर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ गया 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है, निम्न कार्बन इस्पात उच्च गति इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होगा, यानी निम्न
कार्बन स्पीड, लो कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील की बात कर रहा है, हाई स्पीड स्टील की। ओके, हाई स्पीड स्टील एंड लो कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील। तो इसके लिए जो हमारा टेम्परिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? ऑप्शन है 1600 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस एंड 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके लिए अलग अलग जो है कि पॉइंट, टेम्परिंग पॉइंट होता है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ अभी। तो पहले 74 नंबर क्वेश्चन देखते हो, यहाँ सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर क्या हो गया? ये कहाँ पूछा गया था? ALP आपका अजमेर में आपका पूछा गया था 2004 में। तो उच्च कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन है 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो उसकी अगर बात किया तो ये हमारा जो है कि 900 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है कि आपको अच्छे से बता दूँ। इसमें जो है कि कई प्रकार के हमारे टेम्परेचर होते हैं। फोर्जिंग टेम्परेचर अगर जो हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो हम लोग जो है कि अकॉर्डिंग टू मेटल पे निर्भर करता है। अगर हम लोग वहीं पे बात किया कि कार्बन स्टील 0.5% मात्रा में है, मान लो कोई भी कार्बन है उसमें जो कि 0.5% कार्बन अगर है तो उसका जो फोर्जिंग पॉइंट होगा वो हमारा कितना हो जाता है? 1230 डिग्री सेल्सियस जो है कि हमारा हो जाएगा। वहीं अगर बात किया कि स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील की अगर बात किया तो वहाँ पे जो है कि कितना हो जाएगा उसका टेम्परेचर? तो वो हमारा हो जाएगा 1150 डिग्री सेल्सियस, जो कि फोर्जिंग पॉइंट है। इतने पे हम लोग उसको जो कि फोर्ज करके उसको हम लोग तैयार करते हैं। फिर वहीं अगर निकल की बात की जाए तो निकल की कितनी हो जाएगा? तो 1095 डिग्री सेल्सियस का जो कि निकल का हो जाएगा। ओके, फिर वहीं पर जब बात की जाए टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 955 डिग्री सेल्सियस होती है फोर्जिंग पॉइंट। वहीं पर अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का कितना होता है? तो 900 डिग्री सेल्सियस जो है किसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फोर्जिंग पॉइंट होती है। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, फोर्जिंग पॉइंट, जिस पे कि हम लोग पीटते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक बिंदु, जिस पे क्योंकि मेटल गलने लगता है। हाँ, ओके, चलिए देखते हैं 74 नंबर, सॉरी 75 नंबर। 74 का हमने बता दिया कि ऑप्शन में सीधा राइट आंसर 900 डिग्री सेल्सियस है। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? फौज में ट्यूबल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? यानी कि फौज है हमारा, फौज, उसमें ट्यूबल का क्या इस्तेमाल है, कौन सा कार्य है? ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या ठंडी हवा को प्रवेश करना कराना, सेकंड ऑप्शन है धुआं और चिंगारियों को कंट्रोल करना, सेकंड ऑप्शन है जलने वाले पदार्थ को बाहर निकालना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है जलने वाले पदार्थ को अंदर डालना। क्या होता है हम ये हमारा क्या हो रहा है? फौज में टूवर्ड्स में हमारा देखिए फौज में कई प्रकार के होते हैं। अगर आप देखो कुछ घर टाइप से आपको देखने से, अगर बाहर से देखो तो घर टाइप से होता है, एक छतरी लगा होता है, हर एक यहाँ पे आपको पाइप लगा होता है, जो कि पाइप जिससे आपको बना होता है। हाँ, ठीक है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि ये कौन सा। तो यहाँ पे हमारा फौज में जो ट्यूबवेल होता है उसका कौन सा कार्य है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी राइट आंसर की बात की जाए कि 75 नंबर का राइट आंसर, तो यह हमारे जो कि ठंडी हवा को प्रवेश करने के लिए जो हमारा फौज में ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, किसका? तो ट्यूबवेल का। तो ठंडी हवा का प्रवेश करने के लिए जो कि ट्यूबवेल का यूज किया जाता है। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? जब बॉटम स्विच और टॉप फुलर्स एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? जब बॉटम स्विच यानी कि टॉप स्विच की बात कर रहा हूँ और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन है होलोइंग, ड्राइंग आउट, जंपिंग एंड बेंडिंग। तो देखिए दो प्रकार का हम लोग जो है कि तैयार करते हैं, दो प्रकार के प्रोसेस हम लोग जो कि मेटल को तैयार करते हैं, एक ड्राइंग डाउन एंड जंपिंग मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बोलता है कि बॉटम स्विच और टॉप फुलर्स एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो कौन सा हमारा तैयार होगा? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा जंपिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? अग्नि सह ईंटों से बना। देखिए अग्नि सह मतलब यहाँ पे सत्ता भी आप लिख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे हमने भी क्या समझने के लिए इसको जो है कि अग्नि सत्ता कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? से बना भट्टी का वह मुख्य भाग जहाँ धातु को गर्म किया जाता है। हमारा कभी भी अगर आप बड़े बड़े चिमनी में गए होंगे तो कुछ इस टाइप से आपको शेप में बना हुआ दिखेगा। ये जहाँ पे आपको कि एक देखते हो कि बड़े से ट्रेन का डब्बा जैसा रहता है, ट्रेन का रोलर, वो जिसपे वर्क पीस रखते हैं और उसको अंदर डाल देते हैं।
या फिर आप जहाँ पे कुआं जैसा बना होता है जिसमें कि गोल जॉब को यहाँ पे अंदर डालना होता है, तो यहाँ पे एक ईटा लगा होता है। देखते हो कि यहाँ पे व्हाइट कलर का जो है कि कोना को साइड साइड में ईटा लगा होता है। तो वो जो ईटा होता है उसी के बारे में पूछ रहा है कि ईंटों से बना भट्ठी का वह मुख्य भाग है जहाँ पर धातु को गर्म किया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्या क्वेंचिंग टैंक कहलाता है? क्वेंचिंग टैंक का मतलब क्या होगा? ठंडा करना। सेकंड ऑप्शन है क्या ब्लोअर कहलाता है? क्या वो ब्लोअर होता है? थर्ड क्या उसको हर्थ कहते हैं, या फोर्थ चिमनी कहते हैं? इसके बारे में पूछा। ये हमारा जो है कि चिमनी है, मतलब ये फोर्जिंग प्लेट जहाँ पे धातु को मेल्ट करना वहाँ वो है। और उसके बाद जो ईटा लगा हुआ व्हाइट कलर का, आप लोग जो कि ईटा देखे होंगे फोर्जिंग सेक्शन में, आप लोग भी गए होंगे, तो वहाँ पे जो कि साइड साइड में ईटा लगा रहता है। तो ये पूछ रहा है कि वो जो ईटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेंचिंग टैंक क्या हो गया? वो ठंडा करने वाला जो टैंक होता है। क्वेंचिंग मतलब ठंडा करना होता है उसको, टैंक मतलब वहाँ पे जो स्थान या फिर जो हॉल डब्बा होता है उसको बोल सकते हैं टैंक। ब्लोअर, चिमनी, चिमनी जो है कि पूरा ये देखिए, चिमनी और चिमनी भट्टी में आदमी जो है बहुत जो है कि कंफ्यूज होते हैं। हर कोई जो है कि उसको चिमनी बोल देते हैं या चिमनी भट्टी, अपना जो मन होता है वो। चिमनी भट्टी पूरा जो तैयार होता है जहाँ पे आपका ब्लोअर, क्वेंचिंग टैंक, फिर हाथ, फिर जो चिमनी ये सब लगा होता है उस सबको मिला के हम लोग चिमनी भट्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सिर्फ बाहर की ओर निकल रहा है जो कि धुआं निकलने के लिए जो बनाया जाता है यहाँ पे बाहर में धुआं निकलने के लिए, इसे हम लोग चिमनी कहते हैं, ठीक है। इसी को जो कि कई बार फंसाने के लिए भी एक ऑप्शन देता है चिमनी यानी चिमनी भट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिमनी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। जब उस स्थिति में अगर पूछा जाएगा कि ये जो कुछ इस टाइप से ड्राइंग देके और यहाँ पे एक पाइप जैसे निकाल के और ये क्वेश्चन देता है, एक ऑप्शन चिमनी भी रहता है एक चिमनी भट्टी भी रहता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा चिमनी हो जाएगा। पूरा जब रहेगा तो हमारा चिमनी भट्टी कहलाएगा। ओके, इसका तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हर, तो इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। चलिए 78 यानी कि आपका जो है कि ये चैप्टर में काफ़ी कम क्वेश्चन था। फॉर्जिंग में जो है कि एलपी से लिया क्वेश्चन काफ़ी कम था। अब जो है कि आपका हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर आता है। हीट ट्रीटमेंट, अगर देखिए आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको ये सेट चाहिए, इसे चैप्टर वाइज सारा तैयार किया गया, अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से कमेंट करके जो है कि ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सारा एग्ज़ाम का आपका एएलपी हो गया, सेल हो गया आपका, या फिर डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, या अनदर जो भी आपका एनएफएल हो गया, ये सब अकॉर्डिंग करीब 40-50 तरह के एग्जाम का पेपर को हमने एनालिसिस करके जो कि क्वेश्चन बनाया है। एनालिसिस क्या क्या है वो कुल मिलाकर जो हमारे पास क्वेश्चन है तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, उसी का हमने जो है कि उस पर क्वेश्चन को हमने पीडीएफ के रूप में तैयार किया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए मल्टीपल एग्जाम के लिए तो आप लोग जो है कि ले सकते हैं। वही व्हाट्सअप नंबर सेम दिया हुआ है आपको, बस कमेंट में आपको बताना होगा कि आप कौन सा सेट लेना चाहते हैं। वो लगभग आपके पास जो है कि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन, ये 300 से ज़्यादा पेज में है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3500 प्लस वो क्वेश्चन है। ये हालांकि कम है जो कि आपको सिर्फ एएलपी का इसमें छाटा गया है। वही पैटर्न है, सेम चीज़ है। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो उसमें आपको सारा एग्जाम का मिलेगा, और इसको लेना चाहते हो तो सिर्फ इसमें आपको एएलपी का मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हिट ट्रीटमेंट से। हिट ट्रीटमेंट जो कि काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर में से एक आता है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से रहता है। आपका फीटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं और कोई ऐसा ट्रेड नहीं जिसमें कि मैकेनिकल से रिलेटेड, जिसमें कि ये आपका हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ना पूछता हो। ओके, तो देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस्पात की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है? यांत्रिक सामर्थ्य की बात कर रहा है। ऑप्शन है हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसके बारे में देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है कि हम लोग इसका चलेंगे। यहीं पे पूछा है कि इस्पात की यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि उसको बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर इंटरनल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइजिंग का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात किए तो इसमें क्या होता है नॉर्मलाइजिंग का, उसे जो कि हम लोग फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ की डक्टिलिटी को कम करते हैं और इंटरनल स्ट्रेंथ को रिलीव करते हैं, उसके लिए जो हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। वहीं अगर हमारे बात आया था कि टेम्परिंग के लिए, तो टेम्परिंग में हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसमें जो चिमड़ापन होता है, जो कि चिमड़ापन को टेम्परिंग कहते हैं हम, चिमड़ापन को बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। अगर हम लोग वहीं बात किया कि अनलिंग का, अनलिंग में क्या होता है, अनलिंग में धातु को सॉफ्ट बनाते हैं ताकि जो है कि इसके ऊपर मशीनिंग प्रोसेस कर सके।
और हार्डनिंग में क्या होता है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट मेटल है उसको जो है कि भट्टी में हीट करके उसको जो है हार्ड किया जाता है, ताकि जो कि इसके ऊपर मशीनिंग प्रोसेस। कई बार होता है कि हमारा एक छोटा सा चोट पड़ने के बाद हार्डनिंग वो जो कि जॉब हार्ड टूट जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो कि हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। देखिए प्रोसेस दो तरह का आपको जो कि काफ़ी कंफ्यूज करता है, एक हार्डनिंग एक सॉफ्टनिंग, दोनों का वर्क थोड़ा सेम है, सिमिलर। इसकी वजह से आप लोग जो कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमने बताया आपको कि नॉर्मलाइजिंग का क्या प्रोसेस है एंड हार्डनिंग एनलिंग का। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, एक बार अच्छे से सुन लो। नॉर्मलाइजिंग में जो कि फाइन और डक्टिलिटी को कम करने के लिए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और डक्टिलिटी को कम करते हैं, और इसमें जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उस जो कि हमारा नॉर्मलाइजिंग हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और इसका डिफिनेशन भी यही है। वहीं अगर बात की कि एनलिंग का, तो एनलिंग में क्या होता है कि तुम धातु को सॉफ्ट बनाते हैं और ताकि मशीनिंग करने में आसानी हो। वहीं अगर टेम्परिंग की बात करें तो इसमें चिमड़ापन को बढ़ाते और भंगुरता को कम करते हैं, करने के लिए जो कि हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। और हार्डनिंग जो है कि हम लोग मटेरियल को हार्ड करने के लिए हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्ट को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है, किसी गैस को। ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनियम एंड हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो है कि अमोनियम। इसका मतलब कि क्या बोला है, गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्टों को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर उस जो है कि गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग अमोनियम का प्रवाह करके जो उसको लोग तैयार करते हैं। ओके, ऑप्शन उससे इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पूछा गया था, तो आपका जो है कि ALP बेंगलोर में इसका पूछा गया था 2004 में। तो नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। सेकेंडरी हार्डनिंग में स्टील की टफनेस बढ़ती है, इस विधि का दूसरा नाम क्या है। ये गोरखपुर में पूछा गया। क्या पूछा है, सेकेंडरी हार्डनिंग में, यानी सेकंड प्रोसेस हार्डनिंग है। फर्स्ट हार्डनिंग हमने कर लिया, उसके बाद सेकंड बोला सेकेंडरी हार्डनिंग में स्टील की टफनेस बढ़ती है, इस विधि का दूसरा सेकेंड नाम क्या है। ऑप्शन है अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टेम्परिंग, ठीक है। सेकेंडरी हार्डनिंग की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्परिंग है। यहाँ पे केस हार्डनिंग की एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या कहता है कि हमारा कोई भी मान लीजिए मेटल है, ये एक सिलेंड्रिकल जॉब है, ठीक है। इसके ऊपर जो कि बाहरी परत को अगर हल्के सा हार्ड करना है, हल्के हल्के लाइटली, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग केस हार्डनिंग करेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा फ्लेम हार्डनिंग। कुछ इस प्रकार का अगर मान लिया हमारा सतह पे सरफेस के ऊपर जो हार्डनिंग करनी है, तो वहाँ पे हम लोग जो कि फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। आगे से जो कि आगे जो है कि हम लोग फायर को हम लोग गुजारते हैं, पार करते हैं, और उसके पीछे से हम लोग क्वेंचिंग के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। और ये जो केस हार्डनिंग में और इंडेक्स हार्डनिंग में हम लोग जो है कि सिलिंड्रिकल रॉड में जो हम लोग हार्डनिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कि किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इंडेक्स हार्डनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकेंडरी हार्डनिंग का, तो वहाँ पे टेम्परिंग। 81 नंबर में क्या बोलता है, सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। क्या बोल रहा है, सख्त करने के, हार्ड करने की बात कर रहा है। तो हार्ड करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत यानी कि आउटर फेस की बात कर रहा है, को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। तो उसे क्या करते हैं, ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग एंड एनलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की अगर बात किया तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा कार्बोराइजिंग। ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उच्च गति यानी हाई स्पीड स्टील की बात कर रहा है। हाई स्पीड स्टील को कठोरीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस शासन माध्यम क्वेंचिंग मीडियम का प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड स्टील को हार्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शासन माध्यम यानी कि क्वेंचिंग मीडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पानी, तेल, लवणीय जल और सोडा वाटर। पानी यानी कि वाटर, ऑयल, फिर यहाँ पे लवणीय यानी कि सॉल्ट वाटर की बात करें, एंड सोडा वाटर। तो इसमें जो है कि हाई स्पीड को ठंडा करने के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑयल। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, किसे केस हार्डनिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी सतह को कार्बन की मात्रा में वृद्धि करके कठोर बनाया जाता है। किसे
केस हार्डनिंग की वह प्रक्रिया है, डैश केस हार्डनिंग की वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी सतह को कार्बन की मात्रा में वृद्धि करके कठोर बनाया जाता है। ये कहाँ पूछा गया था? आपका ALP CBT 2 में आपका जो 2019 में आपका पूछा गया है। ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, एनलिंग एंड कार्बोराइजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर की अगर बात किया तो ये हमारा जो है कि टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे इसका जो कार्बोराइजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, हमने थोड़ा सा गलती से मिस आउट कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? कठोरीकृत औजारों यानी कि हार्डनेस की बात कर रहा है। हार्ड औजार हार्डिंग टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस ऊष्मीय उपचार विधि का प्रयोग किया जाता है? कठोरीकृत औजार यानी कि हार्ड टूल को जो है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तनाव को कम करना, इंटरनल जो है कि स्ट्रक्चर को कम करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस ऊष्मीय उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, स्टेबलाइजिंग एंड अनलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। टेम्परिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, एनलिंग क्या है, हमने पिछले जो है कि फर्स्ट में ही इसका जो पूरा डिफिनेशन हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग जो कि कंटिन्यू उसको रीड करो। और एक देखिए आपका जो एक मैं आपको बता दूँ, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, फिर से आपका जो है कि हीट ट्रीटमेंट एंड केस हार्डनिंग, ये 3-4 अगर आप पॉइंट याद कर लिए, मतलब हर एग्जाम में 2 नंबर, हर एग्जाम में 2 नंबर आपका 50 क्वेश्चन हो या 100 क्वेश्चन हो तो 2 से 3 नंबर आपका जो है कि 100% हो गया। ये आपसे कभी नहीं काट सकता। छोटा चैप्टर पढ़ो, 2 से 3 नंबर लेके जाओ। एक अगर ये फंडा है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कि इससे क्वेश्चन ना पूछा हो। सेल का आप देख लो, DRDO का देख लो, यार 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है। हालांकि DRDO में इस बार थोड़ा कम इस पर फोकस किया, पर आपको सेल में आप देख लो या फिर कोई भी ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग द्वारा किस धातु की हार्डनेस चेक की जाती है? ब्रिनेल हार्डनेस की बात कर रहा है हम। एक प्रोसेस है ब्रिनेल हार्डनेस, तो उसके द्वारा जो टेस्टिंग द्वारा ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग द्वारा किस धातु की हार्डनेस चेक की जाती है? ऑप्शन क्या है? कठोर, सॉफ्ट, फेरस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कठोर, हार्ड, नॉर्म, फेरस या ऑल ऑफ दिस की बात कर रहा है। 85, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट यानी कि नॉर्म सॉफ्ट का ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग जो हमारा नॉर्म के लिए हम लोग इस्तेमाल, नॉर्म धातु के हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका करते हैं। ये आपका ALP गुवाहाटी 2006 में आपका ये क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? बीकर हार्डनेस में प्रयुक्त टूल किस पदार्थ का बना होता है? बीकर हार्डनेस में, इससे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? ब्रिनेल हार्डनेस। अब हमारा पूछ रहा है बीकर हार्डनेस। दोनों अलग अलग है। वहाँ पे जो कि सॉफ्ट मेटल की जो कि हार्डनेस के लिए कि वहाँ पे कहते हैं, और यहाँ पे आप पूछ रहे हमारा बीकर हार्डनेस। तो बीकर हार्डनेस में प्रयुक्त टूल को किस पदार्थ द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन टंगस्टन कार्बाइड, सेकेंड ऑप्शन है हार्ड स्टील, थर्ड ऑप्शन है डायमंड एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टेलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डायमंड, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। बीकर हार्डनेस जो कि हमारा सबसे ठोस हार्डनेस होती है, जो कि ठोस मटेरियल इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हम लोग जानते भी हैं कि डायमंड में कार्बन की मात्रा जो कि सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कि वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। हम चलिए नहीं देखते 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन में क्या बोलता है? सौर हार्डनेस विधि द्वारा डैश पार्टों की हार्डनेस की जाती है। सौर हार्डनेस, कई प्रकार का हमारा हार्डनेस का प्रोसेस होता है, वो सारा एक एक करके आपको जो कि ऑलमोस्ट देखिए हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जो कि पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2005 में आपका मुंबई में पूछा गया, फिर 2006 में, कोई 2004 में। तो ऐसा कर करके आपसे जो कि एक ही चैप्टर से ऑलमोस्ट आप जो है कि चैप्टर वाइज आप, इसीलिए मैं क्लास करवा रहा हूँ ताकि आपको जो कि सारा चैप्टर भी क्लियर हो जाए एंड आपका जो है कि एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाए। तो सौर हार्डनेस विधि द्वारा किन पार्टों की हार्डनेस की जाती है? ऑप्शन है छोटे, भारी, नर्म या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है इसका? सौर हार्डनेस विधि द्वारा। तो सौर हार्डनेस विधि द्वारा किसका हम लोग हार्डनेस करते हैं? तो ये जो कि हमारा भारी यानी कि काफ़ी हैवी वेट वालों का जो है कि हम लोग सौर हार्डनेस विधि द्वारा जो कि उसका हम लोग पार्टों की हार्डनेस की जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या विधि है? धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या विधि है? तो धातु की सतह पर बोल रहा है, तो ये क्या अस्थायी विधि है, यानी कि
टेम्प्रो, फिर अर्धस्थायी, फिर सेमी परमानेंट, फिर अस्थायी यानी कि परमानेंट एंड उपरोक्त सभी। टेम्प्रोरी की बात कर रहा है, सेमी परमानेंट, परमानेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या बोला, धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या विधि है, तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अस्थायी, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हमारा होते हैं वो अस्थायी होते हैं, परमानेंट कोटिंग होती है। इससे होता है क्या, एक मान हमारा रॉड है, रॉड के ऊपर जो एक दूसरे कलर का प्लेट चढ़ाना है जिससे कि हमारा वो फेरस जो है कि नॉन फेरस में बदल जाए, नॉन फेरस हमारा फेरस में, उसके लिए हम लोग जो इसके ऊपर कोटिंग करते हैं और जिससे कि रस्ट भी नहीं लगता है। मेन हमारा पर्पस होता है कि रस्ट फ्री बनाने के लिए, जिससे कि आप स्टेनलेस स्टील पे देखते हो तो स्टेनलेस स्टील हालांकि एक मेटल हो जाती है, इसलिए वो आप जो है कि जिंक का कोटिंग, आप जैसे कि आपका वाटर सप्लाई पाइप जो होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगी होती है ताकि जो है कि उसके ऊपर वो गैल्वेनाइजिंग भी होते हैं और उसको जो कि कोटिंग के रूप में, ताकि उसमें रस्ट ना बैठे। वैसे ही मैं पूछा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कि हमारा एक परमानेंट है, जो कि एक बार अगर रड के ऊपर लग गई तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं हम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं देखते 89 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मेटल पार्ट को गर्म करके और उसकी सतह पर मोबिल ऑयल लगा जाता है। क्या बोल रहा है, मेटल को गर्म करके और उसकी सरफेस पर, सतह यानी सरफेस पर मोबिल ऑयल लगाया जाता है और मेटल पार्ट को दोबारा गर्म करते हैं जिससे तेल जलकर सतह पर काला बना देता है, जिसे कहते हैं काला कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कलरिंग, एनामेल या फिर स्मोक फिनिशिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो होता है कि मोबिल ऑयल हो, ये क्वेश्चन क्या करना है कि किसी मेटल को गर्म करके उसके ऊपर सतह पर जो कि मोबिल ऑयल लगाया जाता है और वही जो है कि फिर मेटल पार्ट पर को दोबारा गर्म करते हैं तो जिससे तेल जलकर सतह को काला बना देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग स्मोक फिनिशिंग, यानी कि जलता है तो धुआं निकलता है, धुआं की वजह से जो फिनिशिंग आती है वो हम लोग स्मोक फिनिशिंग के रूप में इसको जानते हैं हम। एक होता है हमारा एनामेल। अब यहाँ पे एक हम लोग जो नाम देख रहे हो कि एक एनामेल की बात कर रहा है, एक कलरिंग की। कलरिंग हमारा क्या होता है, तो वो हमारा एक पेंटिंग होता है, पेंटिंग की तरह। और एनामेल जो है कि ये भी हमारा एक पेंटिंग है, हालांकि ये हमारा मशीन पेंटिंग है, एंड कलरिंग जो है कि इसमें लाल पीला हरा ब्लू जो भी एक डाला जाता है वो हैंड पेंटिंग हो जाता है, और एनामेल एक मशीन पेंटिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका नाम अलग अलग हो जाता है और इससे जो है कि एग्जाम्पलर इसको फंसाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया 19वां क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, एनामेल से क्या तात्पर्य है, एनामेल से क्या तात्पर्य है, क्या ग्रीजिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, बर्निशिंग के लिए या फिर कलरिंग के लिए। देखिए कितना भयानक फंसाता है, कलरिंग, पेंटिंग और एनामेल, ये तीनों लगभग मिलता जुलता आपको वर्ड्स लगेंगे। एनामेल भी आपका पेंटिंग के लिए, तो इसका तो राइट आंसर पेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब पेंटिंग और कलरिंग में क्या अंतर है ये बता दो पहले आप, पेंटिंग और कलरिंग में अंतर क्या है। तो कई लोग तो आदमी पकड़ ही नहीं पाएंगे पेंटिंग और कलरिंग कोई, हालांकि कोई खास अंतर भी नहीं है, उसको मैं तो नहीं समझता हूँ, बट अगर आप लोग समझते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पेंटिंग का क्या मतलब है, कलरिंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि वो ऑप्शन नंबर बी यानी पेंटिंग इसका राइट आंसर है। कलरिंग ये आपको जो कि एग्जाम्पल आपको फंसाने के लिए किया गया, कोलकाता एलपी कोलकाता में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ईसीआईएल में भी हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ईसीआईएल 2022 में जो आपका एग्जाम होता है हैदराबाद में, उसमें भी ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एनेलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए जॉब को ठंडा किया जाता है। क्या बोल रहा है, हाँ ये देखिए हमारा जो कि आज का क्वेश्चन हो गया है, ये जो आपका एक होमवर्क रहेगा। एनेलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए जॉब को ठंडा किया जाता है। ऑप्शन है, ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही ठंडा होने छोड़ दें, क्या उसके लिए ठंडा करते हैं हम, धीरे धीरे ठंडा किया जाए, या फिर जॉब को सरफेस से निकाल कर, जॉब को फर्नेस से निकाल कर खुली हवा में रखकर। थर्ड ऑप्शन है, जॉब को फर्नेस से निकाल कर हवा के प्रवाह में रखकर ठंडा किया जाए, या फिर फोर्थ ऑप्शन है, जॉब को फर्नेस से निकाल कर पानी के भरे टैंक में डुबोकर। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, आपको इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एनेलिंग का अच्छा परिणाम करने के लिए स्टील के गर्म किए हुए जॉब को ठंडा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा करने दें, या फिर सेकंड ऑप्शन है, जॉब को फर्नेस से निकाल कर खुली हवा में रखकर जॉब की फर्नेस से निकाल कर हवा के प्रवाह में रखकर ठंडा किया जाए। फोर्थ ऑप्शन है, जॉब को फर्नेस से
निकाल कर पानी के भरे टैंक में डुबोकर। तो इसका जो राइट आंसर जो भी होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।